बिलाल साहब, पहले तो पॉलिसी रेट के ऊपर वेलकम डेवलपमेंट है कि आईएमएफ से डर डर के कम से कम वो 50 बेसिस पॉइंट ही सही किया, लेकिन इसको अग्रेसिवली हमें सिंगल डिजिट में ले जाना पड़ेगा। ढेरों ढेर आप 12,000 अरब से ज़्यादा इस हुकूमत में कर्जे चढ़े, जिसमें 94% तकरीबन डोमेस्टिक डेट में इंक्रीज़ है। आप इसको 1-2% नीचे कराएं तो आपका कुछ 600-700 अरब रुपया डेट सर्विसिंग की मद में बचेगा, जिसकी वजह से आपके कर्जे चढ़ रहे हैं ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की डेट के हवाले से, मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल के बजट में जो माली साल 25 का बजट था, उसमें हमने 9700 का मार्कअप का बजट तय किया था, और जब माली साल का अख्ताम हुआ तो वो 8,900 अरब रुपए पे अख्ताम हुआ, मतलब कि 800 साल की बजट के मुकाबले में बचत हुई। और वो इसलिए नहीं थी कि आपने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए थी कि वो आपका पॉलिसी रेट, तो पॉलिसी रेट भी तो सर कारकर्दगी के नतीजे में होता है ना सर। वो 22% पे भी आप ही लेके गए थे। नहीं, देखिए, तो आप ही पहले कारकर्दगी अच्छी कर लिया, पहले खराब कर ले। नहीं, देखिए, महंगाई काबू में आई तो पॉलिसी रेट नीचे आया। हुकूमत ने फिस्कल कंसोलिडेशन की, IMF प्रोग्राम एग्री किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया, तो इन्फ्लेशन नीचे आया और पॉलिसी रेट में वो स्पेस बनी। और इस साल अब हमने 8200 अरब रुपए का बजट रखा हुआ है, तो ये 9700 का बजट था, 1500 की अरब की तो इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमने टारगेट की हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स बजट। मगर जो आपने आज की डेवलपमेंट की बात की नदीम साहब, देखिए 10.5% पे पॉलिसी रेट आ गया। मैं भी समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गुंजाइश थी, क्योंकि आपके पिछले महीने की इन्फ्लेशन रेट 6% थी, और स्टेट बैंक खुद भी कह रहा है कि उनका मीडियम टर्म टारगेट जो है वो 5 to 7% है, और उनकी एवरेज इस साल की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट में ही थी। तो मेरा भी ख्याल है कि इसमें मज़ीद गुंजाइश थी। बहरहाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक अपनी इंडिपेंडेंस से उन्होंने फैसला किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा महीनों में अगर इन्फ्लेशन इसी तरह ही ट्रेंड रहा तो मज़ीद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस पर जायज़ा लेगी और मज़ीद कमी करेगी। उसकी वजह ये है नदीम साहब, इंडिपेंडेंट है कमेटी या वो IMF का इशारा देखती है पहले? देखिए, वो तो खैर IMF के प्रोग्राम के अंदर रियासत के दीगर जो आप कह लें इंस्टीट्यूशंस हैं, वो IMF के साथ डिस्कस तो करते हैं। उसमें स्टेट बैंक का अपना एक डायलॉग होता है ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पे हमारी हुकूमत का होता है। मगर अगर हम हुकूमत और स्टेट बैंक के दरमियान और मॉनेटरी पॉलिसी के दरमियान ताल्लुक देखें तो वो मैं ज़रूर आपके तवज्जुह से, चूँकि हर कोई इन बारीकियों को नहीं देखता, बताना चाहूँगा कि हुकूमत एक उसकी हुकूमती मामला से एक इंडिपेंडेंस है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले की। मैं भी समझता था कि इससे ज़्यादा गुंजाइश थी, कम अज़ कम 1% शायद मुमकिन था। बहरहाल ये उनका फ़ैसला है जो उन्होंने आज किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी रखनी होती हैं मद्देनज़र। मगर इसकी अहमियत ये ज़रूर है कि एक तरफ जो अपनी हुकूमती कर्ज़ों या मार्कअप या हुकूमती इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा जितना पॉलिसी रेट कम होता है उतना हमारे कारोबारों के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस होती है, और मईशत का पहिया मज़ीद तेज़ करने में, फैक्ट्रियाँ लगाने में, इक्विपमेंट ख़रीदने में, रोज़गार के मौके फराहम करने में प्राइवेट सेक्टर के लिए बेहतरी होती है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आज जो मॉडरेट ही सही मगर जो कमी है इससे भी थोड़ी बेहतरी आई। एग्रीकल्चरल इनपुट्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर आप क्या करने का इरादा रखते हैं? देखिए, पेस्टिसाइड्स पे तो आपको याद है पहले भी IMF से बातचीत हुई थी, और हमारी हुकूमत ने उनके साथ नेगोशिएट करके पिछले बजट में फिर इंश्योर किया था कि ये ना लगे। देखिए, आप क्या इरादा? नहीं, अभी तो ऐसा तो देखिए कोई अभी एक फ़ंड का प्रोग्राम चल रहा है, मौजूदा बजट तय है, और अभी तो ऐसा कोई हमारा इरादा कोई नए रेवेन्यू मेजर्स का एट दिस मोमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए ये तो अभी आपने देखा, अभी हमने रिव्यू भी क्लियर किया, और प्राइमरी बैलेंस के भी टारगेट्स हैं भी जिस तरह हमने पिछले साल इंश्योर किया था कि उसको अचीव करें। हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह इस साल भी अचीव करें, और अभी तक प्रोग्रेस अच्छी रही और इसलिए रिव्यू का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। दूसरी बात ही मैं ज़रा वाज़े करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आई हैव द बेनिफिट कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हम दीगर जब मुआशी मीटिंग्स आजकल हो रही हैं, हमने देखिए इसी मुआशी टीम ने पिछले साल डेढ़ में इस मुल्क को स्टेबलाइजेशन दी जो लोग नहीं तवक्को कर रहे थे। आपको याद है नदीम साहब, पिछले साल जब बजट का ऐलान हुआ था जून 2024 में, तो उन्होंने कहा था मुमकिन ही नहीं है कि ये बजट के अहदाफ जो हैं ये मिनी बजट के बगैर अचीव हों। प्राइमरी बैलेंस मगर हमने टारगेट अचीव किया, 26% FBR की ग्रोथ भी दी, और आपने ग्रोथ रेट को स्टाइफल कर दिया, आप टैक्स रेट इतना ऊपर ले गए, जो आपके काबू में आए हुए हैं ना, आप उनको निचोड़े जा रहे हैं। मुझे इस पर ज़रा इजाज़त दीजिएगा, जो आपने बात की है, देखिए स्टेबलाइजेशन का एक फेज़ था जिसमें आपने फिस्कल स्टेबलाइजेशन करनी थी, जो कि IMF प्रोग्राम के अंदर एक हमेशा एक इशू होता है, मगर वो उस वक्त नीड ऑफ द आवर थी, साल डेढ़। हम मानते हैं कि टैक्स रेट्स आए थे, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि हम जानते हैं कि सैलरी क्लास बिलखसूस अपना मोर दैन इट्स फेयर शेयर अदा करती है। हम चाहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाते हुए उनका बोझ कम किया जाए, मगर उस टाइम पे आप एक IMF प्रोग्राम में होने से जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मिली, और वो सिर्फ IMF के जो अपने कर्जे की रकम होती है उस तक महदूद नहीं होती। आपके जितने
जितने बकिया जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, बायलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, रेटिंग्स एजेंसीज हैं, बैनुल-अक़वामी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होती हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रही होती हैं, वो सब आपके IMF प्रोग्राम की प्रोग्रेस को देखती हैं, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं दे गो बियॉन्ड जस्ट द प्रोग्राम इटसेल्फ। मगर वो देखिए अब साल डेढ़ में वो स्टेबलाइजेशन आई, तीनों मेजर रेटिंग्स एजेंसीज ने, मूडीज़ ने, फिश ने, S&P ने आपकी रेटिंग अपग्रेड की, ज़र बादला के ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक सिलसिला चल पड़ा। आज अब हम जहाँ पर खड़े हैं, यकीनन द नेक्स्ट चैलेंजेस कि हमने यहाँ से किस तरह उस सस्टेनेबल इंक्लूसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जाना है, जिससे जब मईशत में हमारी फिर से ग्रोथ आए तो वो रोज़गार में इजाफे का भी सबब बने, क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफे का सबब बने और एक्सपोर्ट्स में इजाफे का सबब बने, ताकि माशी ग्रोथ के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर कम ना हो, बढ़ें। और इसमें एग्रीकल्चर, जिस तरह शाजिया साहिबा फरमा रही थी, इसका एक अहम किरदार होगा। पिछले सालों में भी हमने देखा है कि कुछ जगहों पे राइस में पहले एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, इस साल थोड़ा सा क्योंकि कमोडिटी है उसकी प्राइस में की वजह से में एक साल आपको मौका मिला जब इंडिया ने दो साल हमारी अच्छी, मगर वो उस बेस से थोड़ी सी कमी आई है। मगर हमने आगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ बाकायदा प्लान और उसके अंदर वफाकी और सूबाई कोऑर्डिनेशन बहुत अहम होगी। सरमायाकारी जी हमारे मौजूदा भी एक्सपोर्टर्स हैं। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ जी, अभी मैं खुद उस मीटिंग में था वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर, सरगोदा से हमारे किन्नू के एक्सपोर्टर्स थे, उनके कुछ इश्यूज़ थे, वो हमने रिजॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनकी वो अपनी इमीडिएट एक्सपोर्ट्स कर सकें। तो बहुत चीज़ें जो हम अनलॉक कर सकते हैं। IT में आपने सर्विसेज में ग्रोथ देखी है, तो हमने अपने ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स भी और जो एग्रीकल्चर और IT जैसे सेक्टर्स हैं जो माजी में नॉट ट्रेडिशनली एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स रहे मगर आगे हमने बनाना है, इन सब पे हुकूमत काम कर रही है। और आगे 5 माह के अंदर परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट देखिए, अभी पिछले साल तो बहरहाल आपने देखा कि 33 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स रही गुड्स की और 7 अरब की तकरीबन रही सर्विसेज की। तो इंशाल्लाह जी आगे अब हमने यही नेक्स्ट चैलेंज है कि स्टेबलाइजेशन पे बिल्ड करके हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट। बिलाल साहब, NFC अवार्ड क्या करेंगे? आप तो चाहते हैं कि सूबों का या रेवेन्यू कंपोजिशन का शेयर जो है वो चेंज हो जाए, या डेट सर्विसिंग और कुछ अखराजात BISP है, ग्रांट्स हैं जैसे AJK को जाती है, GB को जाती है, तो वो उसमें डिविजिबल पूल में आ जाए? देखिए नदीम साहब, सबसे बुनियादी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो अब NFC के लिए बैठ चुकी हैं, एक दफ़ा आपने देखा कि उसकी किक ऑफ मीटिंग हुई, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया, उसमें वर्किंग ग्रुप्स बन गए, सूबाई वज़राए ख़जाना भी उसमें शामिल हैं और एक डेटा बेस्ड एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइज होगी जिसमें पिछले 5-10 सालों की फिजिकल जो भी ट्रेंड्स रहे हैं उसको जायज़ा लिया जाएगा। सूबाई भी वफाकी भी, रेवेन्यू के भी, एक्सपेंडिचर के भी और आगे की भी चीज़ों को मद्देनज़र रख के गुफ्तगू होगी और इसमें जितना वक्त दरकार है वो लगेगा। मेरी सिर्फ एक ये गुजारिश है सब साथियों से, सब हुकूमतों से कि एवरीवन शुड सिट देयर विद एन ओपन माइंड। देखिए बुनियादी मकसद इज्तिमाई क्या है कि हमने एक ऐसा कमीशन अवार्ड का ऐलान करना है या उसका एक तयन करना है जिससे ओवरऑल हमारे रियासत के फाइनेंसेस में बेहतरी आए, जिसमें वफाक की अपनी ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए और उसके अखराजात को और सूबों की अपनी जिम्मेदारियां रखते हुए, जो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, मगर बुनियादी उसका मकसद तो यही है कि शहरी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना, चाहे वो दिफा का मामला हो, चाहे बिजली पानी हो, चाहे वो एजुकेशन हेल्थ हो। तो उसके अंदर दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड पे वी शुड सिट विद एन ओपन माइंड एंड सी व्हाट द डेटा सेज, और उसके बाद मेरे ख्याल से एक नतीजे यकीनन उसके अंदर मेरी एक अपनी थॉट्स भी हैं। मैं यहाँ पे इसलिए कॉशियस हो रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रेजुडिस कि जो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे फाइनेंस कमीशन में हो रही है, मगर मेरे नज़दीक बिल्कुल एक गुंजाइश है कि आप कम अज़ कम वफाकी हुकूमत का जो शेयर है रेवेन्यू में उसको देखा जाना चाहिए या एक्सपेंडिचर की साइड पे एडजस्टमेंट, मगर अगेन ये बामी वफाकी हुकूमत का शेयर बढ़ाने के लिए देखा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है जी बुनियादी मकसद ये है कि वफाक में जो एक स्ट्रक्चरल मेरे ख्याल से फिस्कल बैलेंस का प्रॉब्लम है ना जी, उसको वन वे और नज़र हमें देखना होगा। अब अगेन उसमें आप एक्सपेंडिचर्स का भी देख सकते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर अब आपके पास अभी 57.2% सूबों को जाते हैं, 57.5%, मगर उसमें आप कुछ और चीज़ें जब मिलाते हैं, OZT ऑक्ट्री ज़िला टैक्स जो है सिंध को जाता है, KP का वॉर ऑन टेरर 1% है, वो मिला मिलू के थोड़ा सा इससे ज़्यादा बन जाता है। और देखिए इसमें दूसरी बात यह कि आपके जो वफाकी हुकूमत है, अब हमने परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो मैंने आपके सामने भी रखा कि 1500 अरब रुपए तो हमने सिर्फ मार्कअप के मद में अभी कम किए, मगर वो चीज़ें हुकूमत ने, वफाकी ने भी और सूबाई ने भी अपनी जगहों पे करनी है, मगर सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने दोनों रेवेन्यू मोबिलाइजेशन भी करनी है। मगर इन सारी रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे एक ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जिसमें वफाक और सूबे दोनों फिस्कली जो हैं वो सॉल्वेंट हो, फिस्कली उनकी एक पोजीशन। कौन से अखराजात हैं जो आप चाहते हैं कि सूबे अखराजात की जिम्मेदारी ले लें? नहीं देखिए मेरा ख्याल है अब अगेन हमें आगे दीगर चीज़ें देखनी होगी, कुछ चीज़ें जिसमें एंड अगेन आई एम बीइंग कॉशियस फॉर अ
रीजन, बिकॉज देखिए एनएफसी के फोरम क्या आप अपनी राय दे दें? नहीं, मैं उसमें भी बिकॉज ऑफ माई पोर्टफोलियो एंड पोजिशन इन गवर्नमेंट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट प्रेजुडिसेस दैट कॉन्वर्सेशन, मगर मेरा ख्याल है अब आप देखिए आपके पास कुछ ऐसे अखराजात हैं जिसको देखा जा सकता है कि कॉमन कर लिए जाए, जो डिविजिबल पूल से ऊपर ले जाए जा सकते हैं। ठीक है जी, डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है, बीआईएसपी है जी, और ग्रांट्स है जीबी और एजेके की जी, और इसके अलावा देखिए और जो रेवेन्यू में शेयर है वो भी मेरे ख्याल से देखा जा सकता है। रेवेन्यू में शेयर देखा जाए तो फिर तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ओपन माइंड के साथ बैठे, मेरे ख्याल से आज से वी शुड नॉट डिग इनटू एनी पोजीशंस, और सूबे और वफाक बैठे। शाजिया साहिबा ने एक बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि वो एक फ्लोर लगा हुआ है सूबाई शेयर पर जो आर्टिकल 160 में आइन के है, मगर देखिए आइन भी इन्हीं जमातों ने, इन्हीं लीडरशिप्स ने उस वक्त के हालात को तयन किया था ना जी। आज यही जमातें बैठ के वही लोग, और बल्कि अक्सरियती जो लोग वर्किंग ग्रुप में शामिल थे वो आज भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं जो उस वक्त शामिल थे। तो अगर इत्तफाक होता, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल 27वीं तरमीम के पैसेज पे यही बात की कि कुछ चीज़ें हम मजीद डिस्कस करना चाहते थे, मगर क्योंकि उस पर इत्तफाक 2/3 तक की हद तक नहीं हो सका, तो हमने इस टाइम ऑफ द टेबल। क्या आप इत्तफाक की राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आगे इंशाल्लाह देखिए अभी उसके लिए आपको तरमीम लानी पड़ेगी जी, मगर देखिए एनएफसी की डिस्कशन भी उसको इन्फॉर्म करेगी जो एनएफसी के फोरम पर हो रही है, और अगर आईनी तरमीम उसके नतीजे में कहीं बनती है वो भी ज़रूर देखी जानी चाहिए। दूसरी बात जो आपने सूबों के हवाले से की, मैं ज़रूर मुख्तसर कर, आई रियलाइज आई हैव टेकन अप अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई थिंक ये बड़ी अहम बात है। देखिए मेरे नज़दीक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी इफेक्टिव थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हो। बुनियादी बात यह कि सर्विस डिलीवरी इंश्योर कराने के लिए मैं बतौर एक एमएनए अपने ज़िले से आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से ज़िले सतह पे अगर इख्तियारात और वसाइल होते तो सर्विस डिलीवरी फास्टर होती, बेहतर होती। मकसद ये है कि चाहे छोटे सूबे हों, कम ज़्यादा सूबे हों, या इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स हों, आई थिंक आपको पावर को डिवॉल्व करना होगा टू स्मॉलर यूनिट्स इन वन वे शेप और फॉर्म फॉर बेटर सर्विस।